एक बहुत बड़ा गलत परसेप्शन भी है कि जितना ऑनलाइन फूड डिलीवरी है वो सिर्फ और सिर्फ जोमेटो स्विगी पे रिस्ट्रिक्टेड है। ये बहुत गलत चीज़ है। इंडिया में कम से कम 50 कंपनीज अभी हैं ऐसी जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी करा रही है। What are you saying? यस, और आने वाले टाइम में वो 100 हो जाएंगी। आज की तारीख में ये एक आपको हंसी वाली बात लगेगी, लेकिन अगर आप अपना ठेला खोल लो या मैं खोल लूँ और अगर 1 साल तक आप रेगुलर से चलाओ 12 घंटे, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आप 1 लाख से 2 लाख रुपए कमाना शुरू कर दो महीने का। यस। इंडिया में अभी स्विगी जैसी कंपनीज लगभग 2000 कंपनीज की ज़रूरत है। यस, और उससे भी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि आप बॉस 150 करोड़ लोगों को आप कैटर कर रहे हैं। करेक्ट। तो अगर आपको अपना आइडिया पता है ना तो कहीं भी बेच दोगे। कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। तो कोई अगर ये बोले कि स्क्रिप्टेड है शार्क टैंक, ये बेतुकी बात है। शार्क टैंक एज एक मार्केटिंग टूल भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। यस। मतलब अगर आपका बिजनेस 4-5 साल पुराना है, वेल सेटल्ड है और आप इंडिया में ही काम कर रहे हो, D2C है, D2C में मोस्टली बोलूँगा, और अगर आप अच्छा विजिबिलिटी है आपकी पूरी कंट्री में, देन और अगर आप आते हो देन स्काई इज द लिमिट। इट्स इक्विवेलेंट टू 15 करोड़ ऑफ वर्थ ऑफ मार्केटिंग। सो वो हुआ, उसके बाद वो कंप्लीट गायब हो गए 2 महीने के लिए। कुछ नहीं पता, मुझे लगा कि हुआ ही नहीं है, चल यार छोड़ो। बट सडनली 5th of September वी गॉट अ कॉल 2022, आई स्टिल रिमेंबर द डेट, एंड दे सेड कि यू आर सिलेक्टेड फॉर शार्क टैंक एंड यू आर कमिंग टू मुंबई। सो बताइए आपका शार्क टैंक का जो एक्सपीरियंस है, कैसे वहाँ पर जाना हुआ और उसके बाद लाइक राशा कार्ड्स की ज़िंदगी में क्या बदलाव आए, आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिराज और आप देख रहे हैं राइजिंग भारत। आज के करीब 2 साल पहले दिल्ली के एक लड़के ने भारत के स्ट्रीट वेंडर्स की जिंदगी बदलने का सपना देखा था और फिर उस दिशा में काम करना शुरू किया। लोगों को जोड़ा, टीम बनाया, टेक की टीम बनाया और फिर जाकर फाइनली बना राशा कार्ड्स। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। ये लोग शार्क टैंक में भी आए और वहां से फंडिंग भी मिली, लेकिन बहुत सारे जो चैलेंजेस है इसका सामना करना पड़ा और अभी भी ये चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। वेंडर्स का ट्रस्ट जीतना और उनके लिए बहुत सारी जो कंप्लायंसेस हैं, रेगुलेटरीज हैं, उसको आसान बनाना, ये सारी चीजें राशा कार्ड्स उनके लिए कर रहा है। ब्रांडिंग प्रोवाइड करना और किस तरीके से उनकी और मदद कर सकते हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो राशा कार्ड्स के जो फाउंडर हैं मानिक सहगल को मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ। वेलकम मानिक सहगल, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मानिक, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और राशा कार्ड्स के बारे में बताइए। So I'm a Delhi boy. I born and brought up in Delhi only. I started my journey from old Delhi, to Lakshmi Nagar to now in Ghaziabad. I'm talking about my personal journey. And मेरी schooling भी यहीं से हुई है, मेरा college भी यहीं से हुआ है. I started as a brand planner in 2007 and I joined advertising world. एडवर्टाइजिंग अपने आप में एक काइंड ऑफ स्टार्टअप ही होता था विद अ कैजुअल एनवायरनमेंट, विद अ लॉट ऑफ क्रिएटिव जूसेस फ्लोइंग। एक्चुअली एडवर्टाइजिंग की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप ऑलवेज यू आर पुश फॉर न्यू आइडियाज, यूनिक आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज। जो क्रिएटिविटी होती है वो बहुत पीक पर पहुंच जाती है। बहुत पीक पे पहुंच जाती है और उसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आप रोज नए नए थॉट्स आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं। आज जो बहुत सारे अभी आपको फाउंडर्स देख रहे हैं, सो अगर उनको खुद से ही अपनी ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग करनी है तो 1-2 चीज़ें आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि अब आई एम श्योर कि उनके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते कि वो प्रॉपर अपनी एक टीम वहाँ पर लगा पाएँ। सो अगर वो खुद से करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? मैं सच बताऊँ, दिस इज़ द एरा विच वेयर ऑल द स्टार्टअप्स और ऑल द यंगस्टर्स आर ब्लेस्ड। व्हेन आई स्टार्टेड इन 2007, उस समय से 5 मीडियम होते थे: प्रिंट, टीवी, रेडियो, आपका आउट ऑफ होम और थोड़ा बहुत डिजिटल आना शुरू ही हुआ था, इंटरनेट। उस टाइम पे तो हाईजैक कर रखा था जो आपके बिलबोर्ड्स वगैरह। यस। पॉइंट ये है कि उस टाइम पे एडवर्टाइजिंग सिर्फ और सिर्फ बड़े ब्रांड्स दे सकते थे। छोटे मोटे ब्रांड्स के लिए क्या था, थोड़ी बहुत मैगजीन में ऐड दे दिया, थोड़े बहुत पोस्टर लगा दिए, अखबार रोड पे चिपका दिए, यही सारी चीज़ें होती थी। बट अब माहौल इतना, थैंक्स टू फेसबुक, थैंक्स टू गूगल, ट्विटर एंड ऑल सोशल मीडिया चैनल्स, इतना अच्छा हो गया है माहौल कि एक बच्चा जो शायद छोटा सा भी बिजनेस कर रहा है वो भी अपने 1000 रुपये का एडवर्टाइजिंग से स्टार्ट कर सकता है। फेसबुक पे लोकेशन लगा सकता है, पूरा एक टारगेट सेट कर सकता है, टारगेट ऑडियंस सेट कर सकता है, सो किसको अपील करना है, एंड ही कैन स्टार्ट प्रमोटिंग हिज ब्रांड। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर करनी है एडवर्टाइजिंग, छोटा प्लेयर हो
तो यूज दीज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स। लाइक कि जहाँ पर आपके मतलब की ऑडियंस भी है। अभी जैसे मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स देखता हूँ, अगर D2C की बात करें तो जो जेनजीज के लिए अपैरल्स ब्रांड्स हैं, सो मतलब आपकी ऑडियंस जो है वहीं पर है। D2C को बेसिकली पहुंचना होता है 20-30 लाख तक, लेकिन जो B2B ब्रांड्स हैं उनके लिए आई थिंक वो उतना अच्छा प्लेस नहीं है, उनके लिए मे बी लिंक्डइन का वर्क करेगा। यस, अगेन सोशल मीडिया वो कोई सा भी हो सकता है, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको करना है, यूट्यूब करना है एंड ऑल। इसमें मैं एक चीज़ एडवाइस करूंगा सारे यंगस्टर्स को। होता क्या है, देयर आर 2 काइंड ऑफ डिजिटल एजेंसीज। वन इज जो आपके लिए क्रिएटिव बनाती है, दूसरी होती है जो आपके लिए क्रिएटिव स्पेंड करती है, मीडिया स्पेंड करती है। सो आई वाज सेइंग कि दिस इज वंस एडवाइस टू ऑल द स्टार्टअप्स फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ज़्यादा लोग क्या करते हैं, एजेंसी को हायर कर लिया, उसको 40-50 हज़ार रुपये महीना देने लगे और उनसे काम करवाने लगे, ठीक है। उसमें वो उनके लिए पोस्ट बना देते हैं, उन पोस्ट से वो खुश हो जाते हैं, वो अपनी उस पे पेज पे डाल देते हैं एंड वो सोचते हैं कि काम हमारा हो गया, विच इज़ अटरली रॉन्ग स्ट्रेटेजी, स्पेशली फॉर द यंग किड्स एंड फॉर द यंग ब्रांड्स। अब कुछ मत करिए, कैनवा इतना एक ईजी आपका प्लेटफॉर्म है, कोई भी बना सकता है। मेरी यहाँ पे एक बिल्कुल यंगस्टर है 20-22 साल का, वो फैबुलस मेरे लिए क्रिएटिव बना देता है अपार्ट फ्रॉम डूइंग हिज ओन वर्क। उन पे हम मीडिया स्पेंड करते हैं, वाह, ठीक है। इंस्टेड ऑफ जस्ट पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक और तालियां बजा ली, वो नहीं चाहिए हमें उसको स्पेंड करके कस्टमर्स को भी दिखाना होता है। तो हमने ये स्ट्रेटजी यूज़ करी, एजेंसी से खुद को हायर नहीं करा, अगेन द स्टार्टअप सॉल्यूशन विच आई एम टॉकिंग अबाउट। और उससे हमारे को फ़ायदा ये हुआ कि हमारा क्रिएटिव एक ऑलमोस्ट फ्री में बन गया, टीम ने बना दिया, और पूरी जहाँ पे भी हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, कैंपेन्स कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को पता भी चल गया। लोगों को पता चलना मोर इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा सा बात करते हैं रासा कार्ड्स के बारे में, कैसे शुरू हुआ और क्या इम्पैक्ट है, आप किस तरीके से रासा कार्ड्स को देखते हैं? आपके लिए क्या ये लाइक एक पैसे कमाने का जरिया है, या आप इसको एज ए इनोवेशन, एज ए जो इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो देख रहे हैं? फर्स्ट इज की आइडिया स्टार्ट कब किया हमने? ये स्टार्ट किया था फेब 2022 के अंदर। हमें भी नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमने तो बस एक स्टॉक आउट किया था कि जो एक रियलाइजेशन थी, वो भी एक मतलब एक ये थॉट था कि शायद ये जितने भी स्ट्रीट फूड सेलर्स हैं, ये ऑनलाइन नहीं है अपने बिजनेस के लिए। आइडिया ये यहाँ से आया था और हमने सोचा था कि इनको सबको ऑनलाइन लेके आना है। ओके, सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। बट हमने पहले एक मार्केट रिसर्च करी, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ। मैंने इन लोगों से काफ़ी डिटेल में बातचीत करी और मुझे जो मैंने हाइपोथेसिस था मेरा, जो मेरा परसेप्शन था, वो बिल्कुल सही साबित हुआ कि ये लोग ऑनलाइन नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ देम। दूसरा, ऑनलाइन नहीं है मतलब लाइक कहाँ पर? ऑनलाइन अपने बिजनेस के लिए नहीं है। जैसे अगर आप बाकी रेस्टोरेंट्स देखते हो या होटल्स देखते हो, वो सब ऑनलाइन है, मतलब किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे। ओके, लाइक किसी का वेबसाइट, फूड टेक है, स्विगी है, कोई यस, उन पे बेच रहे हैं, ठीक है। बट ये लोग कहीं पे नहीं थे, कहीं पे अवेलेबल नहीं थे। हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इनसे कुछ बिजनेस बनाते हैं, इनको ऑनलाइन लेके आते हैं, देखते हैं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सी द पॉइंट इज दैट कि मंगल ग्रह और पृथ्वी है, ऐसी हमारी फूड टेक इंडस्ट्री में इंडिया की कंट्री इन द वर्ल्ड, जहाँ पे 2 बड़े इकोसिस्टम्स हैं। वन इज योर रेस्टोरेंट्स, वन इज होटल्स एंड वन इज योर स्ट्रीट फूड मार्केट। दोनों का साइज सेम है। वो भी 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, ये भी 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। दोनों का साइज सेम है? यस, ये तो बहुत बड़ी बात है। यस, ये बहुत बड़ी बात है। दोनों का अपना अलग अलग साइज है, दोनों एक ही टारगेट ऑडियंस को टैकल करती है, बट जो इवेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी बर्थडे करना है, तो आप रेस्टोरेंट्स को देखोगे। कुछ मेजर आपका वो है, किसी से मिल रहे हो आप, तो आप रेस्टोरेंट से होटल में जाना पसंद करोगे। बट अगर आपकी कैजुअल डाइनिंग है, अपने फ्रेंड्स के साथ हो या नॉर्मल अकेले इंडिविजुअल हो, तो आप स्ट्रीट फूड प्रेफर करते हो। और स्ट्रीट फूड एक पूरा इकोसिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रीट फूड के अंदर आपका आप सिर्फ एक लेवल के लोगों को नहीं केटर करते हो, आप सबको केटर करते हो। सो हमने सोचा ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऑफ कोर्स हमने मार्केट रिसर्च करी, हमने प्राइमरी रिसर्च करी, हमने सेकेंडरी रिसर्च करी, और हमें निकल के आया कि यार देयर इज अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन मेक। फिर हमने जोमेटो और स्विगी पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनिशियल बिजनेस स्टार्ट किया। हमारा फोकस था कि हम मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट लेके आए। हम देखना चाहते थे कि क्या ये लोग खुद अपने आप से ये बिजनेस कर सकते हैं, क्या ये लोग खुद ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, खुद सारा मैनेज कर सकते हैं अगर ऑनलाइन आता है तो। तो ऐसे ही हमने बिजनेस शुरू किया। बट मतलब आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? क्योंकि उनके पास टेक की कमी है और उनके पास लाइक मे बी लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, क्योंकि आप जोमेटो या स्विगी पर देखते हैं तो उसमें इंग्लिश में है। सो बहुत सारे जो हॉकर्स हैं, वेंडर्स हैं, वो लैंग्वेज नहीं समझते हैं, तो वो आई थिंक मेन आपकी प्रॉब्लम रही होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये थी कि क्या वो टेक ईजिली हैंडल कर पाएंगे नहीं आएंगे। हमने ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी। हमने ये रियलाइज़ किया कि
ये मेरे को भी लग रहा था नहीं कर पाएंगे, ओके। बट टू आवर सरप्राइज इट वाज द अदर वे अराउंड। उन्होंने बहुत जल्दी अडेप्ट किया, क्योंकि फ़ोन एज आई मेंशन बिफोर उन्होंने उनका ऑलरेडी फ़ोन होता है। थैंक्स टू जियो के, थैंक्स टू जियो सबके स्मार्टफोन है। बिल्कुल। 8,000 से 15,000 के बीच की रेंज में 99% स्ट्रीट फूड सेलर्स का फ़ोन होता है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितने ही मैंने अभी तक मोबाइल फ़ोन देखे हैं, 8-10 हज़ार रुपये का फ़ोन बहुत अच्छा है आज की तारीख में, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है। हाँ, जहाँ पर आप एक ऐप को बहुत स्मूथली चला सकते हैं, और वो 2 साल 3 साल आपका आराम से और चल जाता है। ठीक है, ओके। नाउ तो हमने देखा ये, उन्होंने अब खुद ही अपने आप ऑर्डर्स एक्सेप्ट करने लगे, बट हमने एक चीज़ और रियलाइज करी, इनके पास कंप्यूटर नहीं होता है। इनके लिए यही इकलौता कंप्यूटर है इनकी लाइफ में, इकलौती एक ऐसी डिजिटल चीज़ है से अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं। एंड स्विगी और जोमेटो में ऑनबोर्डिंग के लिए आपको लैपटॉप चाहिए। यू नीड लैपटॉप, यू नीड टू अपलोड योर एंटायर इन्फॉर्मेशन, दैट इज टू बी इन इंग्लिश। देन आपको फोटोज भी उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से खींचनी है, और वो फोटोज बहुत लाइक मतलब अच्छे फोटोग्राफर से खींची होनी चाहिए, जो बहुत अपीलिंग लगे। तो वो होनी चाहिए, प्लस इंग्लिश में कॉपी होनी चाहिए, प्लस आपकी डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, वो उनका बिजनेस है, वो रेस्टोरेंट्स के लिए सही चलता है। कुल मिलाकर उनके लिए ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसा था ये कि ये प्लेटफॉर्म जोमेटो एंड स्विगी। प्लस अब शायद उन्होंने, मुझे जो सुनने में आया था, 1,000 रुपये की एंट्री फीस भी लगा रखी है जोमेटो ने। अगर उनके आपको ऑनबोर्ड करना है तो आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। ओके। प्लस 30% उनकी शायद कमीशंस हैं, प्लस पैसे हफ्ते में एक बार आते हैं। हफ्ते में एक बार पैसे आते हैं और 30% कमीशन है, और आपको 1,000 रुपये उनको पे करने पड़ेंगे जब आप ऑन बोर्ड करेंगे। जोमेटो या स्विगी दोनों में। यस। एंड व्हाट अबाउट रासा कार्ड्स? ओके, सो रासा मैं आता हूँ, रासा पे अभी आता हूँ। सो ये जो है रेस्टोरेंट्स के लिए ठीक है। ओके। फॉर रेस्टोरेंट जो ऑलरेडी महीने का जिसका 4-5 लाख रुपए का खर्चा है, वो इजीली इन सब चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है। बिकॉज अगर फोटोग्राफ्स देखी जाए, दिस इज अ वन टाइम अफेयर। जो कॉपी भी है वो भी आप किसी क्रिएटिव बंदे को ला सकते हो, जो कॉपी राइटर्स होते हैं वो आपकी एक बार लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें एक ही बार खर्चा आता है। प्लस 1,000 रुपये फॉर अ रेस्टोरेंट इज नॉट अ बिग डील। बट रेस्टोरेंट के पीछे जो माइंड्स होते हैं उनको ये सब करना आता है, वो ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। यस, इनफैक्ट द मैनेजर लेवल तक के बंदे के पास लैपटॉप होता है, वो खुद देखता रहता है, क्योंकि वो तो बिलिंग काउंटर पे बैठा है, राइट। आपने खाया, वहाँ के जो वेटर है उसने ये बताया कि इस काउंटर का इतना खर्चा है, उसने उसको बिल काट के दिया। तो वहाँ पे तो एक सिंक्रोनाइजेशन होती है, एक ओनर के पास 10 आपके एम्प्लॉइज भी होते हैं। बिल्कुल। जैसे मैं मतलब दिल्ली में मैं स्ट्रीट फूड लवर हूँ, तो मतलब मैं चाचा करके ऐसे लोगों से मिलता हूँ, उनके यहाँ पर खाता हूँ, तो मैं मोस्टली मतलब अगर जब मैं उनसे बात करता हूँ तो कोई बताता है कि यूपी के वो इस गांव से आए हैं, कोई बताते हैं कि वो यहाँ से आए। प्रॉपर मतलब दिल्ली के बहुत कम लोग मिलते हैं। जो उनका लेवल ऑफ एजुकेशन है वो भी बहुत लिमिटेड है। yes. अगर उसमें से लाइक जैसे वो लोग 2 लोग काम करते हैं, एक तो मेन बंदा हो गया और उनके साथ एक उन्होंने किसी को गांव से बुला लिया। वो उनका रिश्तेदारी होता है। तो मतलब उनके लिए ये सारी जो टेक समझना और जिस तरीके से जोमेटो और स्विगी में ऑनबोर्डिंग होती है, जो उसका प्रोसेस है वो फॉलो करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा ही है। मैं आपको इसके पीछे एक और चीज़ बताता हूँ। एक बहुत बड़ा गलत परसेप्शन भी है कि जितना ऑनलाइन फूड डिलीवरी है, वो सिर्फ और सिर्फ जोमेटो स्विगी पे रिस्ट्रिक्टेड है। ये बहुत गलत चीज़ है। इंडिया में कम से कम 50 कंपनीज अभी हैं ऐसी जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी करा रही है। What are you saying? Yes, और आने वाले टाइम में वो 100 हो जाएंगी। That's my perception. सिर्फ अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसे 5-6 कंपनीज का नाम पता है, बट आपने 50 कंपनीज का नाम बताया, मतलब ये तो लाइक एक आई ओपनर है। यस, सी आपको ये समझना पड़ेगा, इंडिया का जो फूड सर्विस बिजनेस जो है वो 10 लाख करोड़ का है। अभी शायद जैसे हमने मैगी खाई, चाय पी, ये भी फूड सर्विस में आता है। आपने ढाबे से पराठा खाया, वो भी फूड सर्विस में आता है। होटल 5 स्टार होटल में आपने कहीं पे खाना खाया, वो भी फूड सर्विस में आता है। ठीक है, फूड सर्विस इन द सेंस कि आप पैसे दे रहे हो और फूड खा रहे हो, उसका फूड सर्विस बिजनेस कहते हैं। ओके। वो लगभग अभी 5 लाख करोड़ का है, 10 लाख करोड़ 2030 तक हो जाएगा। ये ग्रो कर रहा है। एक कंपनी या 2 कंपनीज अगर ऑनलाइन फूड स्पेस में आए तो वो नहीं केटर कर सकती। सब एक स्पेशलाइज्ड हैं। जैसे अगर आप जोमेटो स्विगी को देखो तो वो रेस्टोरेंट पे ज़्यादा उनका फोकस है। अगर आप बोल्ट को देखो जो भी स्विगी की आई है नई, या सॉरी उसकी ब्लिंकिट की आई है, या स्विच करके कंपनी है बैंगलोर बेस्ड, वो 10 मिनट में डिलीवरी करा रहे हैं। उनके अपने क्लाउड किचन्स हैं। देन आपका क्योर फूड है, उसका अपना क्लाउड किचन्स के अंदर कम से कम 15-20 अपने ब्रांड्स हैं। ठीक है, वो अपने आप डिलीवरी करा रहे हैं। देन यू हैव ONDC मॉडल ऑल टुगेदर, वो भी खुद डिलीवरी करा रहा है। देन यू हैव ट्रेन डिलीवरी मॉडल ऑल्सो,
यानी कि आप कम से कम आप बिलीव करोगे देयर आर 12 to 15 कंपनीज वर जस्ट फोकसिंग ऑन द ट्रेन डिलीवरी। जब स्विगी का आईपीओ आया था तो एक यूएस बेस्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक रिपोर्ट थी, उसमें बहुत उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था, एक इन्वेस्टर का, उन्होंने सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर का इंटरव्यू किया था। उसमें था कि इंडिया में अभी स्विगी जैसी कंपनीज लगभग 2000 कंपनीज की जरूरत है। यस, और उससे भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आप बॉस 150 करोड़ लोगों को आप कैटर कर रहे हैं। करेक्ट। अब जो बिग जायंट्स में जोमेटो स्विगी है, बट उसमें लाइक कितना बड़ा इकोसिस्टम वो लोग डेवलप कर सकते हैं कि वो 150 करोड़ लोगों तक पहुंच जाए। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि 2000 और सबकी ना स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। अगले 4-5 साल में जिस हिसाब से सेक्टर ग्रो कर रहा है, सब एक स्पेशलाइजेशन ले लेंगे और उस पर फिर कैटर करेंगे। सो रासा कार्ड्स ने क्या करा, रासा कार्ड्स ने एक स्पेशलाइजेशन ली स्ट्रीट फूड मार्केट, और उसी पे वो फोकस कर रहा है। बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं उसमें से आईआईटियंस हैं, और मतलब जो बहुत सारे हैं जो खुद का अपना जो स्टार्टअप है वो रन कर रहे हैं, बट बहुत से लोग हैं जो रन करना चाहते हैं, कल को वो फ्यूचर के एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो थोड़ा सा फाउंडर माइंडसेट क्या होता है वो बताइए, कि जैसे सारे लोग, मतलब मैं भी देखता था कि जो स्ट्रीट फूड है, मैं खाने जाता था, वेंडर्स, हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट एक हॉकर या वेंडर होता है, बट आपको कैसे ये आइडिया आया कि नहीं बॉस, ये तो मतलब इतनी 3 लाख करोड़ का धंधा है, इतनी बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है, इसको, ये जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इसको मैं ऑर्गेनाइज करूंगा? दिमाग में देखो, आपको ना सिर्फ एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, जो कि एक ट्रू एंटरप्रेन्योर का लाइक। यस, और इंडिया में अच्छी बात यह है कि अभी आप ऐसे टाइम पे बैठे हो जहाँ पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, ठीक है। उसमें आप कोई भी एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लो और उस पर रेगुलर अपने आप को इन्वेस्ट करते रहो, डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा आपका सिंपल तरीका D2C ब्रांड जो आप चले जाओ, आपको लगता है कि ओके दिस इज अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मार्केट ग्रो कर रही है एंड यू कैन डू दैट, वो भी गलत नहीं है। द फाउंडर माइंडसेट कुछ नहीं होता है, फाउंडर माइंडसेट बस ये होता है कि आपको अपनी लाइफ के 4-5 साल बहुत डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को देने हैं, और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आप ये सोचो मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं बिजनेस कर लूँगा, आप फेल होने वाले हो। आप ये सोच रहे हो कि मैं 10 अपना चिल मारूंगा, 8-10 घंटे काम करूँगा फिर वापस चला जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ अ 24/7, बट फॉर द फर्स्ट 5 years ऑफ योर लाइफ यू हैव टू गिव देम। रासा कार्ड्स जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, किस तरीके से उस अनऑर्गेनाइज मार्केट को ऑर्गेनाइज कर रहा है? इंडिया में लगभग 10 से 15 लाख या 20 लाख स्ट्रीट फूड सेलर्स हैं। ओके, उसमें से 98% डिजिटली कनेक्टेड नहीं है अपने बिजनेस के लिए। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। सबके पास 100% के पास अपना स्मार्टफोन होगा, पर उनके पास अपना वो उनको पता नहीं है ऑनलाइन में बिजनेस कैसे करना। हाँ, लाइक उनका वेबसाइट नहीं है या वो किसी भी ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे है नहीं, पर वो लिस्टेड नहीं। ओके, सो हमने एक इसे एज अ मिशन भी यूज़ किया कि हमें इन सबको ऑनलाइन लेके आना है। ओके, सबको डिजिटलाइज करना है अपने बिजनेस के लिए। जब सभी ऑनलाइन जा रहे हैं, जब इंडियन गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है डिजिटल इंडिया, ये क्यों पीछे रहे? बिल्कुल। सो हमने उस विजन के साथ, उस मिशन के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, एंड हमने कहा कि हम इन सबको ऑनलाइन लेके आएंगे, सबको जोड़ेंगे, और जैसे कस्टमर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करता है वैसे ही हम चाहते हैं कि वो स्ट्रीट फूड से भी ऑर्डर कर सके। सो इस विजन के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। देखो मैं आपको सिंपल करके समझा देता हूँ। जैसे आप जोमेटो और स्विगी पर ऑर्डर करते हो तो आपके पास रेस्टोरेंट से खाना आता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और जैसे कि कोई यूपी से आके दिल्ली में रह रहा है, कोई कॉलेज का बंदा है, वो हमेशा इतना महंगा फूड अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो लोग थोड़ा सा शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हमें थोड़ा सस्ता फूड मिल जाए और अच्छा फूड मिल जाए। तो उनके लिए सॉल्यूशन है रासा कार्ड्स। मतलब आपका जो भी फेवरेट स्ट्रीट वेंडर है, आप उससे अपने लिए ऑर्डर कर करके ऑनलाइन मंगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग, उन लोगों के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था नहीं कि जो उनकी ब्रांडिंग कर सके और उनके कंप्लायंसेस बेटर कर सके, रेगुलेटरीज को संभाल सके, और उनके लिए लाइक ट्रेनिंग और समथिंग स्कीम, उनकी स्किल्स को डेवलप कर सके। सो बेसिकली रासा कार्ड्स ये चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं तक ये चीज़ पॉसिबल भी हो रही है। आप उनकी इनकम को इम्प्रूव कर रहे हैं। Yes. किस तरीके से, क्या बिजनेस मॉडल है? सो बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। अभी आप शायद ऑफलाइन जा रहे हो क्योंकि आपका स्ट्रीट फूड सेलर है, हाँ, लेकिन मैं नीचे उतरता नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने भी उसी से ऑर्डर करना शुरू कर दिया। मैं कभी उसको जानता नहीं था, अब मैं उसको ऑनलाइन के थ्रू वर्चुअली जानने लगा हूँ। ओके, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाइए। मतलब कि जैसे आप एक, मान लीजिए एक्स नाम का कोई स्ट्रीट वेंडर का मालिक है, और आप उनके पास जाते हैं, आप उनको बताते हैं कि बॉस मतलब आपको मैं आपका बिजनेस बड़ा कर दूंगा और आपको मैं ब्रांडिंग करके दूंगा। क्या प्रोसेस क्या होता है और उनका माइंडसेट क्या है? क्या वो ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं? एक्सेप्टेंस कितना है?
सो हमारा 99% का एक्सेप्टेंस है। वाह। हमें ज़्यादा इतना बड़ा चैलेंज उस चीज़ में फील्ड में फेस नहीं करना पड़ता। जो बात करी है इन्होंने बेसिकली ट्रस्ट इशू की, वो आपने बिल्कुल सही बोली है। ट्रस्ट इशू जो भी आता है वो आपका आता है पैसे से लेके। ओके। आपका पहला ऑर्डर चला गया, अब उनको थोड़ी टेंशन होती है कि पैसे आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, हमने रोज़ रात को ही पेमेंट्स करनी शुरू कर दी सारे सेलर्स को। ओके। इंस्टेड ऑफ 1 वीक और इंस्टेड ऑफ 3 days हमने कहा हर रात को ही आपको पेमेंट कर देंगे। जोमेटो स्विगी 1 वीक लेता है, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, एकदम ट्रस्ट बिल्ड हो गया। जब आपके पास रोज रात को पेमेंट आ रही है एक पर्टिकुलर टाइम पे, आपका ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, उसके बाद देन दे कस्टम एंड देन दे स्टार्ट वर्किंग विद अस। सो मतलब बेसिकली हमें ट्रस्ट इशू जो आता है वो हमें ना सिर्फ वेंडर से आता है, हमें कस्टमर से भी आता है। कस्टमर ने रासा कार्ड्स का नाम ज़्यादा सुना नहीं है, अनलाइक अदर ब्रांड्स। वो लोग इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, फिर सोचते हैं यार मैं करूँ या ना करूँ, क्योंकि इतने स्कैम्स हो रहे हैं, फिर मेरे पैसे ना कट जाए। तो ये भी एक मार्केट में हमने चैलेंज अपने लिए देखा है कस्टमर्स के लिए। बट उसके लिए आप तो वो तो मार्केटिंग करके और मतलब उस पे यस, उसमें शार्क टैंक का बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हमने बता रखा है कि वी आर शार्क टैंक, तो उसका एक अच्छा ट्रस्ट हमारे को मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि वो तो लाइक मतलब वहाँ से आपको फंडिंग भी मिली और उसने वो शार्क टैंक एज एक मार्केटिंग टूल भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। यस यस यस, मतलब अगर आपका बिजनेस 4-5 साल पुराना है, वेल सेटल्ड है, और आप इंडिया में ही काम कर रहे हो, D2C है, D2C में मोस्टली बोलूँगा, और अगर आप अच्छा विजिबिलिटी है आपकी पूरी कंट्री में, देन और अगर आप आते हो, देन स्काई इज द लिमिट। It's equivalent to 15 crores of worth of marketing. Let me put in this way. Wow. Yes, it's a huge number. That's a huge number. Huge yes. opportunity. Like huge opportunity. Yes. So बताइए आपका शार्क टैंक का जो एक्सपीरियंस है, कैसे वहाँ पर जाना हुआ और उसके बाद लाइक राशा कार्ड्स की जिंदगी में क्या बदलाव आए, आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आए? सो ये बड़ी फनी स्टोरी है इसके पीछे। मैंने तो अपना बिजनेस सिर्फ स्टार्ट ही किया था उस समय, 3-4 महीने हुए थे, और उसी वक्त शार्क टैंक सीजन 2 की लाइंस खुली थी। सीजन 1 का मुझे एक भी आइडिया नहीं था, बट मुझे ये पता था बहुत फेमस हो गया है, और मैं रील्स में देख रहा था, और बहुत इट वॉज अ टॉक ऑफ द टाउन एट दैट टाइम। शार्क टैंक जब आया, किसी ने सोचा नहीं था उस टाइम पे कि ऐसा भी कुछ होगा, यहाँ पे इतने सारे स्टार्टअप्स को ऐसी फंडिंग मिलने लगेगी 1-2 घंटे बाद। तो इट बिकम अ रेज एट दैट टाइम। सो ये खुला, मैं काम कर रहा था, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनको पता भी था आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ बिजनेस। सो समबडी कॉल्ड मी एंड ही सेड कि व्हाई डोंट यू कम ऑन शार्क टैंक दिस टाइम, व्हाई डोंट यू फिल द शार्क टैंक फॉर्म एंड यू वोंट बिलीव विराज। मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा यार 3 महीने तो अभी बिजनेस को भी क्या मैं करूँगा, अगले साल देखेंगे। बट एज द लक वुड हैव इट, आई वॉज सिटिंग आइडियल ऑन द लैपटॉप। एक दिन खाली बैठा था, आखिरी के 1 दिन बचे थे उनको फर्स्ट राउंड के। उसमें 7-8 क्वेश्चन थे, मैं कहता सिंपल सा है, मैं भर देता हूँ। उसमें उनके नाम वाम पूछा, व्हाट आइडिया यू आर डूइंग, कितना रेवेन्यू है, कितने टीम मेंबर्स एंड ऑल दैट, एंड आई जस्ट सबमिटेड। फिर राउंड 2 हुआ। राउंड 2 होता है 1 महीने बाद। उसमें भी आपको सब कुछ ऑनलाइन ही भरना होता है, बट उसमें कौन से डिटेल्स होते हैं उसमें? दैट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव। उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपका आइडिया कहाँ से आया, जैसे आप अभी मुझसे सवाल पूछ रहे हो, ऐसे ही वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आपको आंसर देना होता है। बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करना है, प्रोडक्ट डेमो देना है, आपकी पास्ट में क्या करा, आपकी फैमिली में कौन कौन है, सब कुछ आपको उसमें बताना पड़ता है। आपका भी पर्सनल बैकग्राउंड, आपने करा क्या है, कि क्यों आइडिया आया, क्या थॉट प्रोसेस था, कोई को फाउंडर तो नहीं है, अगर है तो वो कैसे बातचीत हुई, इट वाज डिटेल्ड आउट। प्रोडक्ट डेमो देना होता है, प्रोडक्ट या सर्विस डेमो जो आप कर रहे हो, तो वो किस तरीके से कैसे देते हैं? वो एक वीडियो बनानी होती है और वो अपलोड करनी पड़ती है आपको उनके प्लेटफॉर्म पे। सो मतलब उस वेबसाइट पे आपके तो स्ट्रीट वेंडर्स है, तो आप उनके पास जाकर, हाँ, उनके पास जाकर हमने वीडियो बनाई, हमने उनको दिखाया कि हम कर क्या रहे हैं, क्वाइट फनी वीडियो। एंड उसके बाद 3 मिनट की आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है, वेयर यू हैव टू स्पीक अबाउट योर आइडिया इन हिंदी। सो उसके 2 एडवांटेज थे मेरे पास कि एक तो मेरे को आइडिया अपना पूरा मैं कॉन्फिडेंट था, दूसरा हिंदी में था, इट्स मदर टंग, तो फ्लॉलेसली हमने फर्स्ट लैंग्वेज। यस, फर्स्ट लैंग्वेज। वो हुआ है मई 2022 में। फिर जुलाई में हमें बुलाया गया 3rd राउंड के लिए। सो मतलब बीच का इतना गैप रहता है क्योंकि इतने 2 लाख एंट्रीज आती हैं, तो उनको भी छांटना पड़ता होगा, इसलिए। अब 2 लाख एंट्री में कितने लोगों को लेते हैं, कितने फाइनल होते हैं? 200 लोग। 2 लाख में 200 लोग। 2 लाख में 200 लोग होते हैं। यस। वाओ। एंड आप उसमें से एक थे? हम उसमें से एक थे। और जर्नी इसके बाद एक 3rd राउंड होता है। 3rd राउंड में वो आपको फिजिकली इनवाइट करते हैं इन वन ऑफ द होटल्स इन दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर एंड कोलकाता। अच्छा।
वहाँ पे मतलब जो भी आपकी नियरेस्ट सिटी होगी आपको वहाँ पे जाना पड़ता है। एंड आपको वहाँ पे जाके अपने आप को वो आपसे पहले 5 मिनट आपकी प्रेजेंटेशन देखते हैं। यू हैव टू टॉक बिकॉज दे वांट टू सी दैट आप क्या बोल पाओगे कैमरे के सामने आपका प्रेजेंस क्या है। यस, ओके, कितना आता है आपको। आई थिंक उनका शायद किसी वेंचर से टाई अप है शार्क टैंक का, जो 3rd राउंड में सेलेक्ट करता है विच विल गो फर्दर। तो उसमें से कौन लोग होते हैं जो सेलेक्ट करते हैं, लाइक कि उसमें सोनी की टीम होती है और शायद कुछ आई थिंक कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, उसके भी कुछ एग्जीक्यूटिव्स उनको होते हैं। भी बिजनेस का नॉलेज तो डेफिनेटली होगा ही, तभी वो लोग मतलब लाइक ये स्टार्टअप्स को जज कर रहे हैं। यस यस यस। हाँ, सो 3rd राउंड हुआ। 3rd राउंड में आई थिंक दिल्ली में उस दिन शायद 3 दिन चलता है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उन्होंने हमें बुलाया, सबको ही बुला रहे थे एक के बाद एक, और हम गए। मेरे साथ मेरे 1-2 एक्सपोसेस थे, मैंने उनको बुला लिया था। मैं कहा यार मैं अकेला हूँ तो आप आओ, सो दैट कि एटलीस्ट लगे कि टीम है। वो आपको सपोर्ट करने के लिए आ गए वो लोग। Nice. बहुत फनी जर्नी है उसके बारे में भी। फिर मैं अंदर गया, उन्होंने कहा ओके नाउ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर आइडिया। First 5 minutes it was mine, so I gave them a flawless presentation because I knew my idea. That was very important. So अगर आपको अपना आइडिया पता है ना तो कहीं भी बेच दोगे। मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ये थी वहाँ पे। एंड I saw a small smile on their faces, तो मुझे लग गया था ये तो क्रैक हो गया भाई 5 मिनट में। बट उसके बाद उन्होंने 1 घंटा ग्रिल किया। They talked about lot of numbers. They talked about क्वेश्चंस की बम्बार्डिंग। yes they will do that. ओके, because they knew कि जो शार्क टैंक है वहाँ पे 2 घंटे की पिच होती है। हाँ, और उस 2 घंटे में आपको 100 सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको माइंड फ्रेम है वहाँ पे उसे झेलने का या नहीं। एंड वहाँ पर जो दिल्ली में आपके साथ सामने जो शार्क्स थे वो कौन लोग थे? कोई शार्क्स नहीं थे, वो तो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। अच्छा। सोनी के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, शार्क टैंक टीम के डेडिकेटेड लोग होते हैं, एम्प्लॉइज वो होते हैं। ओके, सो वो हुआ। उसके बाद वो कम्प्लीटली गायब हो गए 2 महीने के लिए। कुछ नहीं पता, हमें लगा कि हुआ ही नहीं है, चल यार छोड़ो। अच्छा। But suddenly 5th of September we got a call, 2022, I still remember the date, and they said कि you are selected for Shark Tank and you are coming to Mumbai. वाओ, कैसा Yes. क्या एक्सपीरियंस था? कैसा फील हो रहा था? I don't know, it was a mixed feeling, I will say. बट मैं घर पे बोल के गया था कि अगर मैं उस टाइम पे ना शार्क टैंक के काफ़ी एपिसोड्स देख लिए थे सीजन 1 के, एंड माई एनालिसिस वॉज दैट कि अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ पे मैं अगर प्रेजेंटेशन देता हूँ तो देयर विल बी 2 people, only 2 people will going to fund me, which is अश्नीर और दूसरा अनुपम ही है। क्योंकि अगर हम नमिता की बात करें तो ज्यादातर तो लाइक वो मेडिकल। यस सबका अपना एक वो होता है, एक इंटरेस्ट होता है, टेस्ट होता है। तो उस हिसाब से मैंने जज कर लिया था कि ये दोनों ही मुझे देंगे। क्योंकि आई थिंक अनुपम का जो लाइक अब वो जिस स्टेज पर जहाँ पर बैठे हैं उनका इम्पैक्ट पर ज्यादा फोकस है। यस, इम्पैक्ट पे ज्यादा फोकस है, स्केलेबिलिटी पे ज्यादा फोकस है। अश्नीर का स्केलेबिलिटी भी था। अश्नीर तो हाँ लाइक जो बिजनेस स्केलेबल है, जो बहुत आगे जा सकता है, अश्नीर डेफिनेटली। यस, सो दैट्स हाउ आई वेंट ओवर देयर। यशराज स्टूडियोज में वो होता है, आपका 3 दिन शूट होती है। मतलब 2 दिन आपकी प्रैक्टिस डेज होते हैं, 1 दिन आपको वहाँ पे करना होता है। कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। तो कोई अगर ये बोले कि स्क्रिप्टेड है शार्क टैंक, ये बेतुकी बात है। मतलब सब इम्प्रॉम्प्ट ही होता है, सब इम्प्रॉम्प्ट होता है, एक कट नहीं होता, कुछ नहीं, बस कैमरा से चल रहा है और हम जैसे बात कर रहे हैं वैसे ही वहाँ पे आप 2 घंटे आप शार्क से बात करते हैं। दूसरा एक टीम और होती है जो बिजनेस टीम होती है, वो आपको ग्रिल करती है दिन में 1 बार। अच्छा, जैसे शार्क्स करेंगे वैसे ही, क्या है आइडिया, क्या मार्केट है, क्या है, और वो 1-2 घंटे तक आपको बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर करते हैं। और ये कितने दिन तक चलता है? 3 दिन। मतलब जो आप लोग वीडियो देखते हैं मे बी 30-40 मिनट्स के होते हैं, वो 15 मिनट की होती है। हाँ। लेकिन उससे पहले से मैं वेडनेसडे को पहुंचा था, तो वेडनेसडे को तो बस उन्होंने थोड़ा वार्म अप था, थर्सडे फ्राइडे प्रैक्टिस थी, सैटरडे को मेरा वो हुआ था। तो मतलब टोटल बात करें तो कितने दिन की होल जो प्रिपरेशन है उस 20 से 30 मिनट की वीडियो की, वो कितने दिन की होती है? T+2 की होती है। ठीक है। और उस पे जब आपको फंडिंग मिली और अनुपम ने आपको बोला कि ठीक है, मतलब वो 25% आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा और एट 5 करोड़ की वैल्यूएशन पर, और आपको 50 लाख देंगे, तो उस ऑफर के बारे में अभी आप जनता को बताइए कि क्या चल रहा है। ठीक है, वो उनसे हमारी बातचीत रहती है और बीच में हम एक बार मिलने भी गए थे उनसे अबाउट हाउ टू टेक दिस फॉरवर्ड। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी हमने उनसे कोई फंड्स नहीं उठाए अभी। बाकी हमें वहाँ से उसके बाद हमें काफ़ी ऑफर्स आई थी, वी हैव जस्ट टेकन 1 एंजल राउंड
उसके अलावा हमें गवर्नमेंट से काफ़ी फंड्स मिले हैं, काफ़ी सपोर्ट मिला है. सो या इट्स मतलब अभी हमें नहीं चाहिए, अगर हमें चाहिए होंगे तो देन वी माइट. ओके, सो मतलब कि जो अनुपम का ऑफर था, जो डील थी, वो भी क्लोज नहीं हुई है अभी हमने क्लोज नहीं करी है. ओके, सो जब आप जैसे आप स्ट्रीट वेंडर के पास अभी जाते हैं तो अभी आप उनको बोलते हैं कि बॉस देखो मैं तो शार्क टैंक पे भी आया था, इन लोगों ने मैं जो कर रहा हूं, टीम बोलती है यस, बहुत तारीफ की थी. यस. तो शार्क टैंक पे टीवी पे अगर आप मतलब आप शार्क टैंक बोलते हो तो कहीं ना कहीं एक कस्टमर की साइड भी, या इनफैक्ट ऑल द स्टेक होल्डर्स फॉर दैट मैटर, वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि लोगों को फिर ट्रस्ट जनरेट हो जाता है. यस यस. ओके, अब थोड़ा सा लाइक डाइव इसमें जाते हैं, डूबते हैं, थोड़ा सा मार्केट के बारे में बात करते हैं कि लाइक जैसे आपने बताया कि एक्सपेक्टेड नंबर हम इंडिया में ले लेते हैं 20 से 30 लाख के बीच में, 15 से 20 लाख, 15 से 20 लाख मान लेते हैं. एंड डेली का ये लोग $1 बिलियन समथिंग जनरेट करते हैं, 8,000 से 10,000 करोड़ का. नहीं, मैं ईएलडी का बता सकता हूँ आपको, लगभग 3 लाख करोड़ की मार्केट है. 3 लाख करोड़ की, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी. एंड दिन का 1000 करोड़ मान लो आप. दिन का 1000 करोड़, हाँ दिन का 1000 करोड़ कह सकते हैं. सो मतलब लाइक कि रासा कार्ड्स के पास अभी कितने वेंडर्स लिस्टेड हैं और 2025 तक के क्या प्लान्स हैं, एंड जब आप शार्क टैंक में गए थे तब वो नंबर्स क्या थे, थोड़ा सा नंबर गेम बताइए. सो अभी हमारे पास लगभग 2000 स्ट्रीट फूड सेलर्स हैं जिनको हमने ऑनलाइन किया है. ओके, पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि लगभग 99% ऑफ देम कभी डिजिटलाइज नहीं हुए थे अपने बिजनेस के लिए. तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो सेलर्स मेरे पास हैं वो आपको किसी भी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे. तो इंडिया में अभी कोई फिर ऐसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं है? नहीं है. अच्छा, नहीं है जो स्ट्रीट फूड को सिर्फ कोर फोकस कर रहा हो. ओके, सो यू आर द ओनली वन. वी आर द ओनली वन आई कैन से. अगर हो तो बताना प्लीज. मैं भी ढूंढ रहा हूँ, रोज गूगल करते रहते हैं बट हमें मिलता नहीं है. एक दो शायद बेंगलोर में स्टार्ट हुए थे 2018 या 20 में, बट आई डोंट नो उसके बाद उनका क्या हुआ. मतलब उनकी वेबसाइट्स भी काम नहीं कर रही हैं, सो आई एम अज्यूमिंग कि वो डिसकंटिन्यू हो गए थे. ओके, सो कितने अभी हम नंबर्स के बारे में बात? हाँ, अभी 2000 हैं और इस साल का मेरा टारगेट है लगभग 50,000 स्ट्रीट फूड सेलर्स को ऑनलाइन लाना. 50,000. सो वो आपने कुछ सिटीज वगैरह भी सेलेक्ट किया है या केवल एनसीआर ही फोकस? अभी हम पूरा एनसीआर फोकस करेंगे. एनसीआर में ही लगभग 75,000 से 1 लाख स्ट्रीट फूड सेलर्स हैं. ओके, तो हम उन्हीं पे अभी फोकस करना चाह रहे हैं. बट डेफिनेटली एज टाइम passes, as we grow older, as we understand business more, we will replicate this idea in other cities as well. So एनसीआर के बाद आप किस सिटी में मूव करना चाहते हैं? अभी ऐसा कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन हमने लिया नहीं है. Okay. ये सब स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है और नंबर पे डिपेंड करता है. हुआ तो हम शायद पहले बेंगलोर भी चले जाएं, नहीं हुआ तो हम शायद नॉर्थ इंडिया में ही फोकस करें. तो अभी ऐसा मतलब डिसीजन नहीं लिया. ऐसा भी फोकस नहीं कि टियर 1 में ही फोकस्ड रहेंगे या 2-3 पर भी? नहीं, अभी ऐसा कोई डिसीजन हमने. ओके, आप पहले आपका जो कोलैबोरेशन था वो जोमेटो और स्विगी के साथ था कि आप उनको वहां पर ऑनबोर्ड कर रहे थे. बट क्या प्रॉब्लम थी उनके साथ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमारे को. ओके, बट हमें लगा कि अगर हम ही उनको कर रहे हैं कल को वो खुद भी कर सकते हैं. ओके, तो इससे अच्छा अपना प्लेटफॉर्म बनाओ ना, अपने उसमें पूरा वो करो ना. ये तो लाइक बहुत ही जेन्युइन सवाल था Yes. कि अगर आज को आपने उनको सिखा दिया, कल को तो वो खुद से भी कर सकते हैं ना. आपकी लाइक आप तो बीच में लाइक मिडिलमैन था. मैं मिडिलमैन था, एज आप उनके टेक इनेबलर थे, आप उनको सारी चीजें सिखा रहे थे, करवा रहे थे. मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था जेन्युइन उनके साथ. सो अभी जो आपके डिलीवरी पार्टनर्स हैं वो कौन है? अभी हमारे साथ एग्रीगेटर कंपनीज हैं जुड़ी हुई हैं. ओके, एक बहुत ही प्यारा बिजनेस है मेरा. आप यहाँ से अगर ऑर्डर करते हो, ऑर्डर सेलर एक्सेप्ट करता है. जो भी नियरेस्ट राइडर होगा वो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा. ओके, उसे मिल जाएगा, वो सेलर के पास जाएगा, वहाँ से पिक करेगा और आपको डिलीवर कर देगा. द एंटायर जर्नी टेक्स ओनली 20 मिनट्स. डेली के आपके पास कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं? सो इस महीने हम क्रॉस करेंगे 3000 ऑर्डर्स और वी आर ग्रोइंग एट 25% मंथ ऑन मंथ. अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी विल बी सिटिंग ऑन 50,000 ऑर्डर्स ऑन अ मंथली बेसिस. दिस ईयर 2025. एंड रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इस साल हम क्लोज करने की सोच रहे हैं 2025 पूरा. दिसंबर तक हमने जो बोला है, दिस इज तो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग था. ओके, हमारा 2 CR का हमारा टारगेट है. हम ज़्यादा ही करने की कोशिश करेंगे बट 2 CR हमने मिनिमम इन्वेस्टर्स को बोला है इस बार. 2 CR. एंड उसमें से आपने अभी कितना कंप्लीट कर लिया है? अभी स्टार्ट होगा ना अगला फिस्कल ईयर. इस साल की आप बात कर रहे हो तो मेरा 50 lakhs का वो है. अच्छा, तो ये साल तो लगभग मतलब कि कंप्लीट ही है. लगभग कंप्लीट ही है. yes. तो ये टारगेट कंप्लीट हो गया है? करेक्ट. टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज हमने लॉन्च ही अप्रैल में किया था. स्लोली एंड स्टेडली वो हुआ. 26 में डेफिनेटली वी विल क्रॉस 2 crores. अच्छा, तो आपके चैनल्स में मतलब थोड़ा सा यूनिट समझाइए कि
किस तरीके से जो आपकी सेल्स हैं वो आ रही हैं? सो हमारा सबसे ज़्यादा यूनिक पॉइंट जो है वो ये है कि हमारा ना हम वी डोंट आवर विजन इज दैट जो ऑफलाइन प्राइसेस मिल रहे हैं वही ऑनलाइन मिले। ओके, ठीक है। हम नहीं चाहते कि मार्केट में हम 20% कमीशन लगा के 30% कमीशन लगा के रेस्टोरेंट अपने रेट बढ़ा दे या सेलर अपने रेट बढ़ा दे, तो वो गलत हो जाता है। तो वही प्राइसेस मिलते हैं, प्लस हमने एक प्लेटफॉर्म फीस रखी हुई है, प्लस हमने एक डिलीवरी फीस रखी हुई है। ओके, Deliveries as of now we speak it's complimentary, but slowly and steadily we will going to charge from the customers. ओके। सो मतलब बेसिकली आपका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो प्रॉफिट बन रहा है, वो आपका प्लेटफॉर्म फीस एंड आप जो वेंडर्स हैं आप उनसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं? Maybe going forward we will charge a little bit amount from them, but we have not decided yet what we are going to do that. और इसमें That's why Q-commerce is booming so much in India. और इसमें टेक हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। टेक ही हेल्प कर रहा है और कुछ हेल्प नहीं कर रहा। वी आर अ टेक कंपनी, वी आर नॉट अ फूड बिल्कुल। डिलीवरी कंपनी। वाओ। सो लाइक कि आप ओनली फाउंडर हैं एंड अभी जो इक्विटी है कैसे उसका लाइक आपके पास कितनी So majority of equity is with me only. We have one angel investor who has an equity, and definitely when more and more investors will come in, we will see how to dilute the. एंड स्केल करने के क्या प्लान्स हैं लाइक? Oh, scale! We are just we are desperate to scale as much as we can. So उसके लिए टेक टीम ने काम काफ़ी करा है और काफ़ी अभी रहता है. So we are assuming कि by the end of March this year we will complete 80 to 90% of our tech along with new interesting features. ओके, मतलब ऑलरेडी स्टार्टेड सारा काम तो स्टार्ट है, बट आप नए नए फीचर्स आप ऐड कर रहे हो, यूनिक फीचर्स आप ऐड कर रहे हो। 99% ऑफ इंडिया अपार्ट फ्रॉम ग्रोसरी वो जो बड़े लोग खरीद रहे हैं, 95% of your entire thing is being purchased by street food sellers only, street vendors only. मतलब लाइक जो अनऑर्गेनाइज्ड ये सेक्टर है ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है और ये जाने वाला नहीं है। और ये 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू अगर जनरेट कर रहे हैं तो ये हमारी इकोनॉमी में भी और एब्सोल्युटली इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यस, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अपनी इकोनॉमी का नाम लिया, वी आर द ओनली वंस जो वेंडर्स से ऑर्डर करवाते हैं और 5% जीएसटी देते हैं। अगर आप वहाँ पे खाना खाने जाओगे आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अगर आप यहाँ पे मेरे को ऑर्डर करते हो तो जो 5% का कंपोनेंट है वो गवर्नमेंट को भी जाता है, तो गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा है। यस, और कल को ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन गया आपके पास, मतलब लाइक मिलियंस में कार्ड्स रजिस्टर हो गए, सो डेफिनेटली मतलब गवर्नमेंट को तो इसका फायदा बहुत फायदा है। यस, बट रेगुलेटरी के और कुछ चैलेंजेस आपके पास नहीं, क्योंकि कल को आप मेन एंटिटी बन जाएंगे, सो गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो सीधा आपके पास आएंगे? नहीं, मेरे पास नहीं आएंगे। मैं आई एम वर्किंग एज अ मार्केट प्लेस मॉडल। उसकी दुकान परमानेंट है, टेम्परेरी है, दिस नन ऑफ माई बिजनेस, बट द ओनली डॉक्यूमेंट दैट आई रिक्वायर इज द FSA लाइसेंस। ओके, FSA लाइसेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइसेंस टू सेल द फूड ऑनलाइन। आज की तारीख में मैं ये एक आपको हंसी वाली बात लगेगी, लेकिन अगर आप अपना ठेला खोल लो, हाँ, या मैं खोल लूँ, और अगर 1 साल तक आप रेगुलर से चलाओ 12 घंटे, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आप 1 लाख से 2 लाख रुपए कमाना शुरू कर दोगे महीने का। यस, वाओ, यस, ये तो लाइक कि मतलब आई कैन राइट इट ऑन द ब्लैंक पेपर। क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं तो 6 से 7 साल का जिनको एक्सपीरियंस होता है कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, 5 साल से आपने लिंक्डइन पे देखा होगा आजकल खूब मजाक भी बन रहा है, मेम्स आ रहे हैं इन चीजों के, वो लोग लाइक 1 लाख रुपए कमा पा रहे हैं इजीली। सो अभी आपको जितने भी एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं मानिक, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि इंडिया में आप अभी केवल अकेले हैं। आपने बताया कि सिंगापुर में एक कंपनी थी YQ, जो लोग पहले वो लोग ये मॉडल कर रहे थे, और आई थिंक वो भी इंडियन बेस्ड मारवाड़ी थे, तो मारवाड़ी, बट इंडिया में अभी केवल रासा कार्ड से जो ये कर रहा है। सो आपका विजन क्या है और ये आप इस इम्पैक्ट को किस तरीके से देखते हैं? और ऑल्सो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो लोग स्टार्टअप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि बहुत बार लोग मार्केट में ऐसी चीज़ें लेकर के आते हैं जिनका प्रोडक्ट मार्केट फिट ही नहीं होता, जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, बट वो लोग मार्केट को चीज़ें थोप रहे हैं, वो हमें दिखता है बहुत बार। देखो, सिंपल सी बात है, मैं बताता हूँ आपको। आपको एक विजन के साथ काम करना चाहिए। ओके, कि ये प्रॉब्लम है, पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। ऐसे हवा में चाइना चले गए, चाइना देख के आ गए प्रोडक्ट है, चलो इसको ला के इंडिया में बेच दूंगा, अगर ऐसा आप सोचोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसा हो रहा है मार्केट के अंदर। यू शुड हैव अ विजन, यू शुड हैव अ पर्पस कि आप इससे क्या फ़ायदा होगा किसी को, ठीक है। वेदर इट्स अ प्रोडक्ट और वेदर इट्स अ वो, इवन इन मोस्ट बेसिक एज जो क्लोथ्स हैं उसमें भी कोई ना कोई कुछ इनोवेशन ही लेके आ रहा है, तभी सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है।
दूसरा, once you enter into the market, once you enter into the startup world, don't panic. It's all about improvisation. ठीक है, when we started we have nothing. When we launched our application, it was filled with bugs, but we said we will go ahead. Slowly and steadily, of course, tech team ने सबने धीरे धीरे उसको improvise करने की कोशिश करी और सब कुछ हमने किया, right? Startup is all about improvisation. और वही चीज़ एक्सपीरियंस काउंट होती है. मेरे से आप कोई आइडिया रेप्लिकेट कर सकता है, बट जो मैंने गलतियाँ करी और जिससे सीखा और एक्सपीरियंस गेन किया, वो नहीं आप मेरे से ले सकते. लाइक जो आर्ट कोई भी नहीं ले सकता. आर्ट ऑफ फेलियर है. आर्ट ऑफ फेलियर है, यस, आर्ट ऑफ फेलियर है. ठीक है. तीसरा, नेवर गिव अप. बस सिंपल सी बात है. लगे रहो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सक्सेस, एक और सीक्रेट टिप देता हूँ, सक्सेस की जो एज है वो कम होती जा रही है. पहले 10 साल लगते थे कि एंटरप्रेन्योर को बहुत बड़ा कुछ करने में, पहुंचने में. आज वो 5 साल हो गया है, कहीं केसेस में 3 साल ही रह गया है. यानी कि अगर मैंने ऐसे बोला ना, तो अगर आप शिद्दत से 3 साल काम कर लो, जो नारायण मूर्ति सर कहते हैं 15-15 घंटे, अगर वो आप सीरियसली अपने बिजनेस में 15-15 घंटे काम कर लोगे ना रोज, योर लाइफ फॉर द नेक्स्ट एंटायर लाइफ यू विल बी सॉर्टेड. बट वो 5 साल देने पड़ेंगे. मानिक एम्प्लॉय के लिए नहीं कह रहे हैं कि 15 घंटे काम करना जरूरी, बट अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपका धंधा है, तो डेफिनेटली आप उसमें 15 घंटे इन्वेस्ट कर सकते हैं. प्लीज डोंट टेक इट एज अ सीरियस थिंग, हैव फन. क्योंकि बॉस अगर कुछ बिल्ड करना है तो आपको रातें तो खपानी पड़ेंगी. रात, बट वो अगर कंपल्शन के साथ करोगे तो नहीं होगा. है मस्ती यार, मतलब कर रहे हो. और एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट मस्ती एंड योर पैशन. जब तक आपका पैशन नहीं होगा तो बॉस परसीव नहीं कर पाओगे. क्योंकि बहुत बार होता है आइडियाज नहीं काम करते हैं, फेल हो जाते हैं, बट जो जर्नी होती है लोग उसको एंजॉय करते हैं. जो आपने आज बनाया है, बिल्ड किया है, उसके जो हर्डल्स हैं, चैलेंजेस थे, जो आपकी जर्नी थी, आई थिंक आप मुड़ के देखते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि बॉस. सो पहले 3 साल मेंटली आपको ये प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप फेल ही होगे. आप एक ऐसी कंट्री के अंदर रहते हो जहाँ पे आपको हर कोई बेवकूफ़ बना रहा है, पर ट्रस्ट फैक्टर कम है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा. टाइमलाइंस की किसी को रिस्पेक्ट नहीं है, टाइम पे आना किसी को रिस्पेक्ट नहीं है, डिलीवरेबल्स पे किसी को रिस्पेक्ट नहीं है. तो आपको ये फ्रस्ट्रेशन रहेगी. ठीक है. और इंडिया में लोग बेवकूफ़ बनाना का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बिकॉज हमारे लॉज थोड़े से वो हैं. आप लोग 20-20 साल लग जाते हैं डिलीवरी होने में. बिल्कुल. तो फ्रस्ट्रेशन रहती है, बट उस फ्रस्ट्रेशन और जिद से ही आप आगे बढ़ सकते हो. और ज़्यादातर लोग इसी में ब्रेक होते हैं और गिव अप कर देते हैं. अभी मतलब जुम्मा हम देखें तो लाइक केवल आई थिंक DPIIT में 1,52,000 समथिंग स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं. यस. और जिसमें से Tier 2-3 की बात करें तो आई थिंक 45% स्टार्टअप्स जो Tier 2 और 3 से आते हैं. मतलब बहुत छोटा नंबर है. कहाँ 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, कहाँ वो धीरे धीरे होगा यार. लोगों को समझना पड़ेगा. नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप इस पूरा जो इंटायर इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो कि वर्ल्ड का वैसे 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, कैसे देखते हैं? ये ब्लास्ट ही होगा. ब्लास्ट हो शुरू हो चुका है, मतलब इन द सेंस कि इसमें शार्क टैंक का बहुत बड़ा रोल रहा है. आई थिंक नए और स्टार्टअप्स आएंगे, नए और बिजनेसेस आएंगे. थोड़ा सा माइंडसेट में कमी है अभी बच्चों में, बट आई गेस जैसे जैसे देखेंगे अपने पीयर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स आना शुरू होंगे. ओके. फेवरेट शार्क कौन है आपका? मेरा आजकल तो कुणाल बैल है. कुणाल बैल. आजकल, उससे पहले अजनीर था. अच्छा. सो मतलब आपको वो थोड़ा सा उस टाइप वाले एग्रेसिव, दिल्ली का हूँ ना मैं भी. ट्रू दिल्ली बॉय. ओके. सो मानिक, अब इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा बाइंड अप करते हैं. यस. एंड इट वाज वेरी नाइस डिस्कशन एंड प्लेजर टू टॉकिंग विद यू एंड सो यहाँ पर मानिक ने आपके साथ जो डिस्कस किया है और रासा कार्ट्स जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, आप इसको सिंपली समझिए कि एक स्ट्रीट वेंडर को पहले ये नहीं पता था, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था, बट आप अगर एनुअली देखेंगे तो 3 लाख करोड़ रुपए की ये पूरी इंडस्ट्री है. गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा फोकस है और रासा कार्ड्स इसको बनाने में हेल्प कर रहे हैं. ये लोग उनकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, उनके लिए टैग जनरेट कर रहे हैं, उनको अब अपने ही प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड कर रहे हैं ताकि वो अपना खाना, अपना फूड ऑनलाइन डिलीवर कर सकें, जो कि लाइक एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और इस पूरे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने में. और इनके जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं, 2025 में लोग 2000 कार्ड्स तक के लिए प्लान कर रहे हैं, जो 50,000 कार्ड्स के लिए प्लान कर रहे हैं. बहुत अच्छा. मानिक, आपको शुभकामनाएं. एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं. शुक्रिया.